हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार हैं, जानदार हैं और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जो पूरे सिविल इंजीनियरिंग का एक जान माना जाता है, एक बेस टॉपिक माना जाता है और इसका जरूरत हमें बहुत सारे टॉपिक में इसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं और एक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एज ए सिविल इंजीनियरिंग, तो मुझे ये एक बेसिक टॉपिक लगता है जिसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सारे टॉपिक में होते हैं। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, ईएसई के लिए, और कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हो, या तो जेई के लिए या पीएससी के लिए, या आप सेंट्रल का एसएससी जेई के लिए आप देते हो। हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है तो इस टॉपिक का कुछ अलग डिमांड होगा। अलग डिमांड कहने का मतलब वो मेरे से कुछ और नहीं मांग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्ट्रैक्ट होना चाहूंगा कि हमें कोई भी एग्जाम में सक्सेस का जो रेशियो होता है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस का रेशियो जो होता है ना, मेनली 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक कंसेप्ट के ऊपर, दूसरा प्रैक्टिस के ऊपर, और तीसरा गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं वो 25 से 35% के आसपास, गाइडेंस के ऊपर 25 के आसपास। जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ होता है। इसका मतलब हमें यह टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ये टॉपिक का जो डिमांड है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और एक गाइडलाइन, क्योंकि ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि अगर मैं घुसता चला जाऊंगा तो कहां घुस के चला जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा बाद में कि यार मैं तो स्टार्ट किया था कहीं और चला गया। तो मुझे थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा कि मेरी जरूरत क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरत क्या है, हमें करना क्या क्या चीज है, हमें किन चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, वो गाइडलाइन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। प्रैक्टिस की जहां तक बात रही तो मैं जाना ही जाता हूं, बहुत ज्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने के लिए ही मैं जाना जाता हूं। जो मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे वो आप मुस्कुरा भी रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट किया है तो मेरे स्टूडेंट वहां पे आप देख सकते होंगे कि कम से कम 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने किया है। आरसीसी देखे होंगे तो हर एक टॉपिक का मल्टीपल टाइप्स, हर एक टॉपिक का, चाहे वो कंटिन्यूअस बीम हो, चाहे वो 2 वे स्लैब हो, और 1 वे स्लैब तो सब पढ़ाते हैं, चाहे वो फुटिंग हो, 4 टाइप के फुटिंग का क्वेश्चंस हमने किया है। और सॉइल मैकेनिक्स में तो हर एक टॉपिक के जितने टाइप हैं, चाहे वो ईएस में आए हुए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं, चाहे वो गेट में आए हुए हैं, या चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम में है, वहां से हम लोग सारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन छाट करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मैं नाम देता हूं कंसेप्ट थ्रू कन्वेंशनल। यही नाम देता हूं मैं। थ्योरी के साथ साथ मैं ये भी चलाता हूं साथ साथ पैरेलली कि कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल को कैसे हमें लेना है अपने अंदर। सोम का जो डिमांड है ना वो यही है, हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतना और किसी चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये टॉपिक या तो प्योर थ्योरी पढ़ाया जाए तो बहुत छोटा में सिमट के रह जाएगा, और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं तो बहुत बड़ा में भी जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं लगभग मैं 90 to 100 प्लस
90 प्लस से 100 प्लस आवर्स मैं इस टॉपिक को लूंगा, ताकि मैं इतना प्रैक्टिस आपको यहीं पे कराऊं, मैं अपने क्लास में कराऊं क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आपको कहीं से ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़े ही नहीं। चाहे वो ईएस का कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, चाहे जेई का कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, चाहे सिविल सर्विसेज का कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, जो हमें जरूरत लगेगा मैं हर एक एग्जाम का कन्वेंशनल क्वेश्चन भी साथ साथ में करवाता चला जाऊंगा। बच्चों को लग सकता है कि यार ये इतना लेंदी कैसे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक बार लेंदी पढ़िए, एक बार थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, ताकि दोबारा कहीं पे कोई काम करने की जरूरत पड़े ही ना, बचे ही ना कोई डाउट माइंड में। आरसीसी में मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, मेरे बच्चे से, या सॉइल में पूछ लीजिए, मैं खूब क्वेश्चन कराता हूं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन रिवीजन करने के लिए फिर बहुत कम टाइम लगता है, चाहे आपको माइंड में हमेशा की तरह याद ही हो जाता है। तो मैं पहले ही अनाउंस कर दिया हूं कि सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं लगभग 90 to 100 आवर्स कंप्लीट करने वाला हूं, और मैं जम करके कन्वेंशनल क्वेश्चन, जम करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं अपने सीटीसी के थ्रू क्या करूंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सीटीसी का मतलब समझ में आ गया कि कंसेप्ट थ्रू कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में एक ऐसा दम होता है कि आप 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक कन्वेंशनल क्वेश्चंस में ला करके सम अप कर सकते हो। मतलब एक कन्वेंशनल करते हो तो 10 तरह का, 5 तरह का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट घुमाता है वो उसमें क्या हो जाता है, इनहेबिट हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको पकड़ करके रखते हैं। या इस टॉपिक में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करते हैं, तो 60 आवर्स में भी हो जाएगा, 70 आवर्स में भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिवली जो कवर करेंगे वो 50 से 65 आवर्स के आसपास में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर जो कोई टॉपिक कन्वेंशनल करवाना चाह रहा है तो उसके कम से कम आवर्स 90 आवर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे उसमें अब 10 घंटे वो बच्चों के इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या डिमांड है और हमारा लेवल कहां तक जा रहा है। मेरा जो लेवल रहेगा इस टॉपिक में वो गेट कंप्लीटली कवर्ड होंगे, और ईएससी के मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं अपने क्लास में करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन 50 to 60% सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपने क्लास में करवाऊंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अब रही बात कि सोम जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और सोम में हम लोग ऐसा करते क्या है। नाम से ही पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। सपोज दैट मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैन की बात करूं, मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने ऊपर बात कर सकता हूं कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, या अपने आप अगर आप देखोगे तो आप अपने आप जस्टिफाइड कर सकते हो कि अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग एनवायरमेंटल सिचुएशंस में आपके स्ट्रेंथ वेरी करते हैं। इसी तरीके से कोई भी मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, हम लोग बाद में देखेंगे, मैं बस समझाने की टेंडेंसी पे आ रहा हूं कि करते क्या है। उसका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। अब अलग अलग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उसके ऊपर अलग अलग तरीके से फोर्स मैं लगाऊं। अब अलग अलग तरीके से फोर्स कैसे लगाता हूं वो हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है मेरा एलिमेंट। उस एलिमेंट का ताकत किस सिचुएशन में कितना है ये हम लोग जस्टिफाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। नाम से ही पता है कोई भी मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम सिविल इंजीनियर से बात कर रहे हैं तो शुरुआत तो कुछ टेक्निकल टर्म से हम लोग कर ही सकते हैं। सपोज दैट कोई एलिमेंट है हमारे पास जिसके ऊपर मैं डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं। इतना तो हम समझते ही हैं, चाहे डिप्लोमा वाले होंगे चाहे बीटेक वाले होंगे, सिविल इंजीनियर होंगे ही मेरा वीडियो देखने वाले, इतना तो हम लोग समझते हैं, समझदार हैं कि मान लीजिए हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। इसका बिहेवियर मेटल का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं उसी एलिमेंट के ऊपर, उसी मेंबर के ऊपर अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊं तो इसका टेंडेंसी अलग हो सकता है, फेलियर का स्ट्रेंथ अलग हो सकता है।
अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं, निचोड़ने की टेंडेंसी लाऊं, ट्विस्ट करने की टेंडेंसी लाऊं, टॉर्जन प्रोवाइड करने की टेंडेंसी लाऊं, तो इसका कंडीशन अलग हो सकता है। या इसके ऊपर किसी तरीके से इनडायरेक्ट शियर मैं प्रोवाइड कर दूं। अब इनडायरेक्ट शियर क्या होता है, हम लोग नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। शियर मैं प्रोवाइड करता हूं तो वो मेटल को कट करने की टेंडेंसी में आएगा। अब कोई भी शियर, कैसा भी शियर लग रहा होगा, तो उस बॉडी को स्प्लिट इनटू मल्टीपल पीसेस करने की टेंडेंसी में आ ही रहा होगा और हो ही रहा होगा। या मैं किसी के ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग लगाऊं, या ये मेंबर है इसके ऊपर मैं लोड ऐसे लगा दूं, तो इस मेंबर का टेंडेंसी अलग होगा। मैंने लगभग आपके पास 5 टाइप के फोर्स लगाया, किसी भी मटेरियल के ऊपर 5 टाइप के ऊपर फोर्स मैंने लगाया, तो पांचों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। ये हम लोग को जानना होता है इस टॉपिक में। कुल मिलाकर के फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसी को आपस में कंबाइंड करते हैं कि कोई ऐसा भी बॉडी होगा जिसके ऊपर 2 अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे होंगे, 3 अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे होंगे, या मल्टीपल टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे, तो हम लोग इसका ताकत क्या निकालेंगे। एक्चुअल में यही करना होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब बात यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग में करते क्या है, पढ़ते क्या क्या है, इसी पॉइंट को मैं रिलेट करके मैं सबसे पहले आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं कि हम लोग सिलेबस में कवर क्या क्या करने वाले हैं। हो सकता है मेरा सीरियल नंबर कुछ और हो सकता है, मार्केट से हट करके मैं पढ़ा सकता हूं। हो सकता है कि पहले कोई कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ाता है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो मेरा क्रोनोलॉजी होगा वो आप देखिएगा कि कैसे कैसे क्रोनोलॉजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपको पता है कि मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने में बिलीव करता हूं, तो मैं शुरुआत में हो सकता है थोड़ा स्लो चलूंगा। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया स्ट्रेस स्ट्रेन का, प्लेन का, शियर का, तो फिर हम लोग का काम आसान हो जाएगा। हम लोग शुरुआत में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसमें क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं, सोम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, बड़ा टॉपिक होता है। इंट्रोडक्शन, हमेशा आप देखते हैं हमारे हर एक टॉपिक में एक इंट्रोडक्शन आता है। हालांकि यहां पे इंट्रोडक्शन लिखना अपने आप में बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करना हो जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहां पे बहुत बड़ा टर्म है। इसमें हम लोग सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन समझते हैं। फिर हम लोग रिजिड बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। फिर थर्मल स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं। फिर इलास्टिक कांस्टेंट का एनालिसिस करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। फिर हम लोग उसमें और आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर देखना स्टार्ट करते हैं, कर्व देखते हैं। फिर हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है। और मैं हमेशा इसको अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक के नाम से जाने जाते हैं, मैं इसको इंट्रोडक्शन से ही नाम दूंगा। सॉइल में भी आप देखिए फर्स्ट टॉपिक को मैं इंट्रोडक्शन ही दिया था। सॉइल वाटर रिलेशनशिप दे सकते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन ही दिए। आरसीसी में भी फर्स्ट टॉपिक हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन ही दिया। यहां पे भी फर्स्ट टॉपिक मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा। दूसरा जो बेसिक टॉपिक है इसको बहुत लोग बाद में पढ़ाते हैं, मैं पहले ही पढ़ाऊंगा, दैट इज बीएमडी एंड एसएफडी। बीएमडी का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। क्या है बीएमडी का मतलब, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम हम लोग दोनों देखेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में भी बात करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेस इन
बीम या बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉर्जन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंबाइंड स्ट्रेसेस। कंबाइंड स्ट्रेसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंबाइंड स्ट्रेस, टॉर्सन, शियर, ये सब हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे कॉलम। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे स्प्रिंग के बाद थिक एंड थिन सेल। थिक एंड थिन सेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रिंग हो गया, कॉलम, थिक एंड थिक सेल। सबसे लास्ट में पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन। बाकी जो छोटा मोटा टॉपिक है, जो जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं वहीं वहीं कवर करवाता चला जाऊंगा। जैसे बीच में ही मैं जहां पे मुझे पता चलेगा कि अब जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ना स्टार्ट होगा, सीजी का निकालना का जरूरत पड़ना स्टार्ट होगा, हम लोग ये सब टॉपिक उसके पहले ही कवर कर लेंगे। तो बेसिक जहां पे जो चीज का जरूरत होगा हम लोग उसको वहीं पे फॉलो करना स्टार्ट कर लेंगे और फॉलो करके कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रिंसिपल, ऐसे दिख नहीं रहा है आपको, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में ही हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ फेलियर इसी में हम लोग कवर करेंगे। जो टॉपिक है समझिएगा बड़े ध्यान से, ये इंट्रोडक्शन, बीएमडीएसएफडी एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन, ये चार टॉपिक मिल करके लगभग 70% वेटेज अपने आप में ये ऑक्युपाइड कर लेते हैं। ये चार टॉपिक कौन कौन सा? इंट्रोडक्शन, बीएमडी एंड एसएफडी, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन, ये चार मिल करके अपने आप 70% आपस में ये वेटेज रखते हैं। 70%, 75% के आसपास वेटेज ये चार टॉपिक रखते हैं। और जो बड़ा टॉपिक है वो यही है, बाकी के टॉपिक छोटे छोटे हैं। कंबाइंड स्ट्रेसेस में ही हम लोग पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ये है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एनालिसिस कि हम लोग कब कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। मैं अपने कोरस्पॉन्डिंग इसको एडजस्ट कर रखा हूं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है ये समझिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो जो चीज बेसिक आप जानते हो कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, इसी में। मतलब सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग पूरा इसी में कवर करेंगे। और कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से जानते हैं, जैसे मैंने बोला इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस, इसी को लोग बोलते हैं कि मेटल इन सीरीज, मेटल इन पैरेलल। इसका एनालिसिस हम लोग इसी में करेंगे। थर्मल स्ट्रेसेस के बारे हम लोग इसी में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे इसी में, दैट इज हुक्स लॉ हम लोग कवर करेंगे इसी में। और इलास्टिक कांस्टेंट इसी में, पॉइजन रेशियो इसी में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन सब कुछ इसी में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है, मेरे पास कम से कम बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है कि सर हमें काफी कुछ आता है सोम में, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम मुझे नहीं आता है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, चाहे और कोई सा भी टॉपिक को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल मोड में आएंगे। जैसे आप देखे हो और सब सब्जेक्ट हम लोग से देखे हैं कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को एनालिसिस करते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं है, पूरे सोम जो है ना, स्टेबिलिटी, स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा। स्टेबिलिटी का लड़ाई है, स्टिफनेस का लड़ाई है, ठीक है।
ये दो तीन चीजों का ही लड़ाई है पूरे के पूरे मामला में। और मैंने बताया आपको कि किस बॉडी के ऊपर क्या फोर्स मैं लगा रहा हूं, उसका एनालिसिस है कि उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ने वाला है। अब मैं सबसे पहली बात यह स्टार्ट करता हूं कि जैसे हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, एक पार्ट है इंजीनियरिंग साइंस का। हम लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े एक एक चीज कर करके हम लोग आराम से ध्यान से देखते चले जाएंगे। उसके पहले मैं 2 मिनट में थोड़ा सा इस पे मैं बात करता हूं कि कंबाइंड स्ट्रेस से जनरली ऑब्जेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्जन से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिवली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शियर स्ट्रेस से ऑब्जेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस कभी कभी सब्जेक्टिव आते हैं, यहां से सब्जेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएमडी से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलम से जनरली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव, स्प्रिंग से जनरली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव, थिक एंड थिन सिलेंडर से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिवली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के टॉर्सन ये सब देखना, टॉर्जन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और शियर स्ट्रेस, बेंडिंग, प्रिंसिपल, बीएमडी और इंट्रोडक्शन, ये 5-6 टॉपिक सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो मेरा सीक्वेंस रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर करने का। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, इसके अंदर जाता हूं कि ये सब ब्रांच आए कहां से, ये सब एनालिसिस हमें करना कहां से स्टार्ट किया, क्या सोच करके, क्या इसके कायदे कानून हैं, ये सब मैं बात आज करूंगा शुरुआत। नेक्स्ट लेक्चर से मैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन बात करूंगा। आज मैं जो भी चीजें थोड़ा सा मैं सोच को बढ़ाने के लिए समझा सकता हूं वो मैं समझाऊंगा, आज कवर करूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मैं एक इंजीनियरिंग साइंस को क्लासिफाइड करता हूं कि इंजीनियरिंग साइंस क्या है, ये कहां से क्यों आ रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं वो पार्ट। हम लोग पहले जानते थे कि इंजीनियरिंग साइंस होता है। इंजीनियरिंग साइंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड कर दिया गया है, दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, और तीसरे को बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसका मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैसनरी एक अलग से पार्ट है, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसी में हम लोग देखेंगे सोम में ही कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। और जो सबसे बड़ी चीज जो है वो सॉलिड मैकेनिक्स का एनालिसिस क्या क्या करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स का ही एनालिसिस का एक पार्ट हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में कोई कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं या नहीं भी पढ़ाए जाते हैं, मैक्सिमम लोग उस टॉपिक को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या फर्स्ट क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड क्या है सॉलिड मैकेनिक्स। उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। आज थोड़ा सा फील लेना है टॉपिक का, हम लोग नेक्स्ट क्लास से चीजें स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन, लेकिन उसको जानने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे चीज को जानना जरूरी है मेरे भाई। हम लोग आज उस चीजों को जानेंगे। जैसे हम लोग पूरे सोम में बात करते रहेंगे कि आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनस होना चाहिए। अब आइसोट्रोपिक समझ में नहीं आता क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, वो सब चीजें आज हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, इलास्टिक बॉडीज क्या है, ये सब बात पे हम लोग स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है सॉलिड मैकेनिक्स, बड़े ध्यान से देखना। दूसरा क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स, तीसरा क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इन 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग एक अलग से टॉपिक कवर करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लोग देखेंगे क्या है। सॉलिड मैकेनिक्स में 2 चीज आते हैं, एक को बोला जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरे को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या SOM या MOS या स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब बात यहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टडी करते हैं रिजिड बॉडी का, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? रिजिड बॉडी का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और MOS या SOM मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज का हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज का एनालिसिस करते हैं। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी के ऊपर फिजिकल साइंस को एक्सप्लेन करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है बॉडी। अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर हम लोग कर रहे हैं, किसी की बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो रेस्ट में है या मोशन में है, उसका हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जनरली ये एप्लीकेबल रिजिड बॉडी के लिए है। अब यहां से एक टर्म आ रहा है, ओपन हो रहा है कि रिजिड बॉडी है क्या सर? रिजिड बॉडी होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, रिजिड का मतलब है, जैसे बोलते हो ना कि किसी भी बंदे को मैं समझाने के लिए गया और वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ये बड़ा रिजिड माइंड वाला बंदा है, ये रिजिड हो चुका है, ये थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा है। वो तो बात हुई, एक मेंटल की बात हुई, अंदर की बात हुई। यहां पे रिजिड बॉडी के बारे में अगर मैं बात करना स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी बॉडीज के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं या मोमेंट लगा रहा हूं। अब देखो फोर्स भी यहां पे बहुत सारे टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, और एक फिजिकल फोर्सेस हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। तो मैं जो भी फोर्सेस के बारे में बात करूंगा वो फोर्स वो होगा जो बॉडी के साथ डायरेक्टली क्या है? कांटेक्ट में है। मैं उसी फोर्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। अब रिजिड बॉडी का मतलब कोई भी एक बॉडीज है, इस तरीके का कोई बॉडीज है, इरेगुलर शेप में कह लीजिए या रेगुलर शेप में, मैं इरेगुलर कोई भी एक ऐसा बॉडीज ले लिया हूं जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि इस बॉडीज के ऊपर अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो एक कोई भी बॉडीज जो होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से, मॉलिक्यूल का अपना फोर्स के वजह से, बॉन्डिंग के वजह से कोई भी एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हो सकता है, मॉडरेटली हो सकता है, लूजली बॉन्डेड हो सकता है या पुअरली बॉन्डेड हो सकता है। जो रिजिड बॉडी होते हैं, जनरली सॉलिड जो होते हैं, वो मॉलिक्यूलर का अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर को बहुत टाइटली बॉन्डेड कर चुके होते हैं। तो जब कोई रिजिड बॉडी है, इसमें दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए पे है, दूसरा मॉलिक्यूल बी पे है, और भी बीच में मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैं अभी फोर्स नहीं लगाया हूं तो इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए एल डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एल। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं या इसके ऊपर मैं मोमेंट जनरेट कर रहा हूं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा ये समझना है। अगर ये बॉडी रिजिड है तो रिजिड, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी भी आदमी को मैं समझाने गया, मैं बहुत समझा रहा हूं, बहुत विनती कर रहा हूं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो बंदा हिलने के लिए तैयार ही नहीं है, फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसका माइंड कहीं पे इधर उधर हो नहीं रहा, बस वो फिक्स है, फोकस्ड है कि हमें ये चीज करना है तो करना है, काम खत्म। तो रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल का, ज्योमेट्री का, शेप एंड साइज का कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मोशन नहीं होता है। ऐसे बॉडीज को ही हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इसका मतलब कि आफ्टर लोडिंग अगर मैंने लगाया तो ये जो बॉडीज थे, जो डिस्टेंस ए था और डिस्टेंस बी था, अभी भी डिस्टेंस एल है। इसका मतलब आफ्टर
लोडिंग अकर्ड, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नो एनी चेंज इन जियोमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? शेप एंड, दिख रहा है यहां पे, शेप एंड साइज से हम लोग बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द रिजिड बॉडी। इसका मतलब आप देखते होंगे कि जब हम लोग 11 12 में मैकेनिक्स पढ़ते थे तो हम लोग कोई पुल्ली लेते थे, उसके ऊपर रोप जाता था या स्टील का जाता था, तो हम लोग पुल्ली के बारे में हम लोग बात नहीं करते थे कि पुल्ली दबा है। हम लोग वहां पे क्या बोलते थे? रिजिड बॉडी है, मतलब पुल्ली के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, सारे के सारे लोड पुल्ली से हम लोग का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, रोप से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। वहां पे हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब यह समझ में आया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग फोर्स और मोमेंट या कुछ भी लगाएंगे तो इसके मॉलिक्यूलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई इलोंगेशन नहीं आएगा। अभी भी एल था और लोड लगाने के बाद भी एल ही है, तो इसको कह रहे हैं नो चेंज आफ्टर लोडिंग, और इसलिए नो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, नो ज्योमेट्री चेंजेस की बात कर रहे हैं। दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहां पे हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। अब देखो यहां पे हम लोग समझ के चलते हैं कि जितना उसका दम है, उसका ताकत है, दैट इज अ स्ट्रेंथ। इसका मतलब ताकत का मतलब क्या होता है? दम का मतलब क्या होता है कि जब किसी लोड को मैं एक्ट किया हूं उस पोर्शन पे, तो वो लोड को सेफली रेसिस्ट कर जाए, तो मैं बोलता हूं कि हाँ इसका ताकत है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग इंटरनल रेसिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, कैसा फोर्स लगा रहा है अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है उसका टेंडेंसी अलग होगा, कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है अलग टेंडेंसी है, और मैं रेसिस्ट करके मैं बेंड कर ही नहीं रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर से कुछ रेसिस्टिविटी आया है, मेरे अंदर से कुछ इस फोर्स का रेसिस्टेंस किया गया है। जितना मैं रेसिस्टेंस कर रहा हूं विदाउट एनी फेलियर, दैट इज माई स्ट्रेंथ, दैट इज मटेरियल स्ट्रेंथ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बात समझ में आया? अब बात यह है कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में समझिएगा कि क्या है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल रेसिस्टिविटी फोर्स developed due to elastic deformation of the body under the action of the load। अगर आप लोड डाल रहे हो तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक। अब बात यहां से है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है। पहले मैं इस सब बातों को आगे बढ़ाता हूं। यहां पे हम लोग समझ गए रिजिड बॉडी, यहां पे हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, ये हम लोगों ने देखा है। फिर स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो रिजिड बॉडी को मैं हटाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगा इसको समझना है, बड़ा आसान है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि रिजिड बॉडी था, कोई चेंजिंग नहीं है। डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या होगा कि अगर मैं फोर्स और मोमेंट लगा रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस है आफ्टर लोडिंग ए डैश और बी डैश और यहां पे L1 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हुए हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? हुआ है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर लाया और मैं फोर्स लगाया तो ये डिस्टेंस चेंज हुए हैं, इसका मतलब चेंज इन जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब क्या? शेप एंड साइज चेंज हो सकते हैं। ऐसे बॉडीज का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कहां पे करते हैं? सोम में एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब अभी हम लोग को समझ में आया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी बॉडीज होंगे
वो सारे के सारे डिफॉर्मेबल बॉडीज ही होंगे, जो कि फोर्स और मोमेंट लगाने के बाद वो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अब देखो यहां से समझ में आएगा कि जब ये, अब देखो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है तो कितना डिस्प्लेस हुआ है। अगर कोई लूजली बॉन्डेड मटेरियल है और मैं फोर्स लगाए हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे रबर के ऊपर कम लोड लगाओ तो वो डिफॉर्म क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर स्टेनलेस स्टील के ऊपर लोड डालोगे तो डिफॉर्म कम करेगा। अब रबर का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होगा, कमजोर रहा होगा। स्टील का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या रहा होगा, स्ट्रांग रहा होगा, तो उसको डिफॉर्मेशन होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं बार बार कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इंटरनल रेसिस्टिव के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब जो भी मैं लोड लगाऊंगा, कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर मैं लोड लगाऊंगा, तो क्या ये मॉलिक्यूल इतने आसानी से क्या डिस्प्लेस हो जाएंगे क्या? अगर मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो क्या मैं इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लगाऊंगा क्या? मैं चाहूंगा कि मैं इस लोड को अपने आप में ओवरकम कर जाऊं, उस लोड के वजह से हमारे पास कोई डिफॉर्मेशन आए ही ना, नहीं आए और आए। बात ये दो चीजों में ही फर्क पड़ेगा। अब कैसे फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी समझ में आया, रिजिड बॉडी समझ में आया कि क्या है। अब डिफॉर्मेबल बॉडीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिजिड बॉडी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फर्दर हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। अभी हम लोग रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फिर से हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। दो पार्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। मैं इसी को इरेज कर रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, समझना आराम से। जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, वो मैं इस लेक्चर में कवर करता हूं, जो कि सोच बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होगा। यहां पे एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड फर्दर होते हैं। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक और एक को बोलते हैं काइनेटिक। बड़े ध्यान से समझना है। अब स्टैटिक का मतलब हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। अब रुका हुआ दो कंडीशन से हो सकता है। एक तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है तो भी रुका हुआ हो सकता है। एक एक्सटर्नल फोर्स का नेट जो समेशन होगा या नेट इफेक्ट होगा, देखो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। एक बॉडीज कहीं पे मैं रख दिया, उसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो वो बिल्कुल स्टैटिक में रहेगा। और एक बॉडीज है जिसके ऊपर मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन नेट समेशन जो है ना, इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसको समझिएगा। दोनों कंडीशन में हम लोग स्टैटिक ही बोल रहे हैं। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं तो नेट समेशन जो है, नेट इफेक्टिव जो है फोर्स का, वो भी जीरो है तो स्टैटिक कंडीशन में होगा। एक है कि हम लोग फोर्स लगाए ही नहीं तो उसके ऊपर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो फिर से स्टैटिक है। अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़े से मैकेनिक्स के तौर पे, हम लोग इसको समझते हैं। यहीं से थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्ट्रेस के बारे में कि क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं समझिएगा कि मान लीजिए एक अर्थ सरफेस है, यहां पे अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके का, जिसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। मान लीजिए 20 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। कहां पे मैंने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन पे मैंने फोर्स लगाया।
ये फ्रिक्शनल है, इसका म्यू अलग है, म्यू फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन जनरेट होगा और इसका म्यू इंटू एन हम लोग फोर्स लगाएंगे, दैट इज एफ इंटर फ्रिक्शनल मैक्सिमम के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू, अगर म्यू एन इज इक्वल टू 20 हो गया, समझिएगा, अगर म्यू एन इज इक्वल टू 20 हो गया है, 20 न्यूटन हो गया है, तो इधर से जो फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स दैट इज ऑल्सो 20, और यहां पे जो फोर्स रेसिस्टेंस हुआ है दैट इज ऑल्सो 20। अब देखो, एक फोर्स यहां एक फोर्स यहां पे लगा है, दोनों पैरेलली लगा है, दोनों पैरेलली लगा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। हमें इसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाना है, सिंपल सा फंडा हम लोग को यहीं से समझना स्टार्ट करना, मेरी तरह समझना कि अगर मैं उस किसी फोर्स को धक्का दे रहा हूं और उसका मन है कि मैं नहीं जाऊं, तो वो मुझे क्या करेगा, अपोज करेगा। इक्वल फोर्स से अपोज करेगा तो उसका नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहीं पे समझना, कोई भी बॉडी है, इसको मैं डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं, ये डिस्प्लेस नहीं होना चाह रहा है, तो इसके अंदर से मेरे फोर्स को रिएक्शन दे दे कि तू जितना फोर्स लगा रहा उतना ही मैं लगा दूं, तो उसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन में वो क्या है, अवेलेबल है। तो जब स्टैटिक है इसका मतलब देखना कि एफ इन मैक्सिमम जो है वो बराबर है 20 न्यूटन का, तो नेट एफ नेट जो हो गया है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब ये कंडीशन कैसा है, स्टैटिक कंडीशन है। इसका मतलब इधर से 20 लगाया, इधर से भी 20 लगाया, नेट स्टैटिक क्या होगा, नेट कंडीशन एफ नेट क्या हो गया, 0। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ये भी देखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो इस बॉडी में है, लेकिन एक्सीलरेशन कहां से लाओगे, ये आएगा वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहां से आएगा, स्पीड से। जब स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो स्टैटिक फिर रहा कहां, इसका मतलब v कहां से आएगा, u प्लस ए इंटू टी से आएगा, दैट इज v। अब v ए वाला तो 0 हो ही गया, तो एक्सीलरेशन इसका क्या हो गया, 0। तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। नेट फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैटिक कंडीशन है। क्या है, स्टैटिक कंडीशन है। इसको क्या बोल देते हैं, स्टैटिक कंडीशन। समझ में आ गया। अब ये सब बातें इसलिए बताया जा रहा है कि शुरुआत से हमें समझ में आए। मुझे लॉजिक इतना नहीं लगाना है, मुझे लॉजिक सीधा लगाना है। किसी के ऊपर फोर्स ऊपर से लग रहा है 20 किलो न्यूटन, तो इसको बराबर में स्टैटिक कंडीशन में रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो मुझे नीचे, ऊपर से नीचे लगाना पड़ेगा क्या, 20 किलो न्यूटन। तब नेट फोर्स क्या होगा, उसका 0 होगा। अब ये जो नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं वो हम लोग बात करेंगे कि क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आराम से समझना है कि क्या है। अब डायनेमिक कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि डायनेमिक कंडीशन क्या है। डायनेमिक कंडीशन में हम लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर यही बॉडी, यही एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, समझना, यही बॉडी, यही एग्जांपल मैं लेता हूं, और कुछ कारण से म्यू जो है वो बहुत ज्यादा म्यू डेवलप नहीं हो रहा है। म्यू मतलब रफनेस, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए म्यू एन जो है यहां पे जनरेट हो रहा है 20 न्यूटन ही जनरेट हो रहा है। अब मेरे को कोई फोर्स इधर से कोई लगा रहा है 20 किलो न्यूटन के फोर्स से या न्यूटन के फोर्स से, इधर से मुझे लगा रहा है 25 से, तो अल्टीमेटली मैं 5 नेट इफेक्टिव क्या होगा, 5 न्यूटन से मुझे कोई क्या करना स्टार्ट कर दिया, पुल करना स्टार्ट कर दिया, खींचना मुझे स्टार्ट कर दिया। कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। इसका मतलब अब एक मास तो है ही था ही, अब उसके पास एक्सेलरेशन भी आना स्टार्ट होगा। वो कहां से आना स्टार्ट होगा, अब यहां से हम लोग को समझ में आएगा। इसका मतलब एफ नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, और कितना नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा, 5 न्यूटन से होगा। सॉरी 20 है, इसको 25 कर लो, 25 कर लो,
म्यू एन जो है 20 है और वो 25 है, तो नेट कितना होगा 5 न्यूटन होगा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसके वजह से फोर्स कुछ ना कुछ जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कहां से आएगा V से आएगा, ये कहां से आएगा U प्लस ए इंटू टी से आएगा। क्लियर है? तो यहां से हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिक, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कंडीशन। इसको क्या बोल रहे हैं? डायनेमिक कंडीशन। अब डायनेमिक कंडीशन में भी दो तरीके का है, काइनेमेटिक और काइनेटिक। जो यहां पे देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा होगा, एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहा होगा और फोर्स भी ऑक्युपाइड कर रहा होगा, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक कंडीशन। और काइनेमेटिक में हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, यहां सिंपल सिंपल V और A के बारे में बात कर देते हैं। दैट इज काइनेटिक कंडीशन। दिस इज द काइनेटिक कंडीशन, सॉरी काइनेमेटिक कंडीशन और काइनेटिक कंडीशन VAF। तो काइनेटिक क्या है? VAF मतलब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स तीनों रख रहा होगा, दैट इज काइनेटिक। और काइनेमेटिक का V एंड A के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज द काइनेमेटिक। इसका मतलब अभी हम लोगों को समझ में आया कि काइनेटिक क्या है और ये सब क्या है, ये सब बात समझ में आया। कुल मिलाकर के अभी भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें अभी भी समझना है अच्छे से कि क्या है। अब मैं सोम के बारे में आता हूं। सोम में मैंने एक बात बोला कि इलास्टिक बॉडी का ही एनालिसिस हम लोग करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब इलास्टिक बॉडीज क्या है यह समझना है थोड़ा सा। इलास्टिक बॉडी अभी थोड़ा सा ही समझ में आएगा, बहुत ज्यादा यहां पे नहीं समझ में आएगा, और अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। वजह क्या है कि अभी हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पढ़े नहीं है, वहां से जब हम लोग रिलेट करते हैं तो काफी कुछ समझ में आता है कि क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, इलास्टिक बॉडी को हम लोग देखते हैं। इलास्टिक बॉडी भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं लीनियर इलास्टिक, ये दूसरा क्या है नॉन लीनियर इलास्टिक। नॉन लीनियर इलास्टिक क्या बोलते हैं? एक लीनियर इलास्टिक और एक नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी है। मतलब क्या है, जो हम लोग सोम में पढ़ते हैं वो सारे के सारे हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। तो हम लोग ये क्या करते हैं, स्टडी इन सोम कौन सा करते हैं? स्टडीड इन सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी लिख लो, स्टडी इन सोम कि कौन सा लीनियर इलास्टिक के बारे में हम लोग सोम में पढ़ेंगे, नॉन लीनियर इलास्टिक के बारे में हम लोग नॉट स्टडी इन सोम। अब लीनियर इलास्टिक क्या है? कोई भी बॉडी, यहां से हम लोग थोड़े सा और बेस को क्लियर करेंगे। अब पूरे सोम का अगर मैं बोलूं तो पूरे सोम का एजम्पशंस मैं पहले ही लिख सकता हूं कि पूरे सोम में एजम्पशंस क्या होंगे, लेकिन मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। मैं हर एक टॉपिक के साथ साथ मैं एजम्पशंस लिखता चला जाऊंगा। जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा तो उसका एजम्पशंस क्या लिए, शियर स्ट्रेसेस आएंगे तो उसका एजम्पशंस क्या लिए, टॉर्जन के टाइम पे उसका एजम्पशंस क्या लिए, कॉलम के टाइम पे उसका एजम्पशंस क्या लिए, ये सब ओवरऑल कुछ एजम्पशंस जो हैं जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला लीनियर इलास्टिक सोम में हम पढ़ेंगे। अब इलास्टिक वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड आएगा आपके पास होमोजीनस क्या है, तीसरा वर्ड आएगा आइसोट्रोपिक क्या है या एनाइसोट्रोपिक आएगा। हम लोग ज्यादातर जो कैलकुलेशन सोम में करते हैं वो होमोजीनस प्लस आइसोट्रोपिक ही करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि होमोजीनस होगा तो वो आइसोट्रोपिक ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है।
होमोजीनस का मतलब मैं आज फिगर से समझाता हूं कि होमोजीनस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है। हम लोग फिगर से समझते हैं उसको कि होमोजीनस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा मैं बात करता हूं, इसको डिटेल से हम लोग बाद में बात करेंगे कि यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो एनालिसिस होता है तो लिनियरली वेरी करते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट, दैट इज बी, कहीं पे सी कुछ भी लिखा हुआ रहे, अप टू इलास्टिक लिमिट पे ये लिनियरली वेरी करते हैं, दैट इज अ लीनियर इलास्टिक। नॉन लीनियर इलास्टिक जो होते हैं अप टू बी पॉइंट ये नॉन लीनियर होते हैं, दैट इज नॉन लीनियर इलास्टिक। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। आज मैं उन बेसिक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं जो हमें पूरे सोम में कान में कहीं ना कहीं घूम घाम के आने वाला है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये लीनियर इलास्टिक और ये क्या है, नॉन लीनियर इलास्टिक है। हम लोग बाद में बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा होमोजीनस क्या है, जैसे हम लोग समझते हैं कि होमोजीनस क्या है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सपोज दैट कि एक ही टाइप के मटेरियल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज होमोजीनस। होमो का मतलब एक ही टाइप के पूरा का पूरा बॉडीज में मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, दैट इज होमोजीनस। अगर मल्टीपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, दैट इज हेट्रोजीनस। इसका मतलब क्या है, इसको मैं फिगर से समझाता हूं कि क्या है। मान लीजिए कोई बॉडीज है, समझिएगा बड़े आराम से, आज समझ में आ जाएगा कि क्या है। कि मान लीजिए कोई बॉडीज है, यहां पे इसका प्रॉपर्टीज जो है, मान लीजिए E1 है, दूसरे जगह पे अगर मैं देखूं यहां पे भी E1 है, तीसरे जगह पे मैं देखूं यहां पे भी E1 है। मतलब ये मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का हमेशा हर जगह पे E1 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 ही है, दैट इज नोन एज होमोजीनस। होमोजीनस, GENOUS, ठीक है, GENOUS, ठीक है, होमोजीनस। दूसरा क्या होता है, आइसोट्रोपिक। दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक क्या है, यहां से हम लोग को समझ में आएगा कि एक तो होमोजीनस है, दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक क्या होता है कि अगर मैं एक पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में देखूं, वाई डायरेक्शन में देखूं, या किसी और डायरेक्शन में देखूं, किसी और डायरेक्शन में देखूं, तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम ही होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देते हैं क्या, आइसोट्रोपिक है। सपोज दैट ये वाले पोर्शन पे अगर मैं देखता हूं, यहां से इधर जाऊं, 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 हर एक जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मान लीजिए के है, के है, के है, के है, के है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देते हैं होम आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा कि क्या है। तो दो चीज समझ में आया कि होमोजीनस क्या होता है, क्या होता है, और आइसोट्रोपिक क्या होता है। हम लोगों ने ये दोनों चीज समझ लिया। अब मुझे थोड़ा सा समझाना है कि होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक क्या होता है। होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक क्या होता है, मैं इन दोनों को सम अप करता हूं, बड़े ध्यान से देखना। कोई बॉडी है जिसके पास यहां पे मॉलिक्यूल है, ये भी सेम, यहां पे है ये भी सेम, यहां पे है ये भी सेम, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सब के सब क्या है, सेम है। और यहां से मैं इधर जाऊं तो भी सेम, 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 इधर जाऊं तो भी सेम। यहां से मैं इधर जाऊं तो भी सेम, 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 इधर जाऊं तो भी सेम। यहां से अगर देखोगे इधर, 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 कहीं पे भी चले जाओ तो हमेशा क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहा है।
तो पहली बात तो ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, कहीं पे भी चले जाओ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, सेम ही है, तो होमोजीनस हो गया। उस होमोजीनस में कहीं पे भी मैं चले जा रहा हूं तो के है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? होमोजीनस प्लस आइसोट्रोपिक। मान लीजिए एक के है तो के 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 तो इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस प्लस आइसोट्रोपिक। होमोजीनस प्लस आइसोट्रोपिक। अब देखना है, अब होमोजीनस होगा और आइसोट्रोपिक ना हो, मतलब नॉट आइसोट्रोपिक, तो क्या होगा इसको समझना। एक बॉडीज हैं इस तरीके से, होमोजीनस का मतलब ये मॉलिक्यूल वही हो, ये मॉलिक्यूल वही हो, ये मॉलिक्यूल वही हो, ये मॉलिक्यूल वही हो। इस बॉडी में हर एक मॉलिक्यूल एक ही टाइप के हो, लेकिन होमोजीनस तो है, ये होमोजीनस तो हो गया, बट आइसोट्रोपिक नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इधर जाऊं तो कोई प्रॉपर्टी G हो रहा है, तो इधर मैं जाऊं तो G1 हो रहा है। मतलब यहां से इस डायरेक्शन में जाऊं तो G, इस डायरेक्शन में जाऊं तो G1, यहां से इस डायरेक्शन में जाऊं तो G, इस डायरेक्शन में जाऊं तो G1, यहां से इस डायरेक्शन में जाऊं तो G, इस डायरेक्शन में जाऊं तो G1, यहां से इस डायरेक्शन में जाऊं तो G, इस डायरेक्शन में जाऊं तो G1। दिस इज होमोजीनस प्लस नॉन आइसोट्रोपिक, नॉट आइसोट्रोपिक, नॉट आइसोट्रोपिक। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसका मतलब कोई भी जनरली हम लोग जो बॉडी लेते हैं सोम में, वो सारे के सारे हम लोग किसके लिए कोशिश करते हैं? होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक। वजह क्या है? ये सब हम लोग स्ट्रेस जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएंगे। वजह क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडीज हैं, एक ही टाइप के हैं, और मैं यहां पे एक्सिस के ऊपर फोर्स लगा दिया P और इस एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाया P। इस मटेरियल का इधर प्रॉपर्टी कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो मैं यहां पे काट करके फिर एनालिसिस में कैसे कर पाऊंगा? इसीलिए हम लोग जनरली मान लेते हैं कि जम्पशंस मान लेते हैं कि जो बॉडीज हैं, ये वाले जो बॉडी हैं, ये जो मेंबर हैं, वो सारे के सारे होमोजीनस हैं या और आइसोट्रोपिक हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में आऊं तो भी नहीं चेंज, इधर जाऊं तो इधर, कहीं भी जाऊं तो चेंजिंग हो नहीं रहा है। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको फिर यूनिफॉर्म मान लेते हैं एरिया फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग। हम लोग उस पर बात करेंगे बड़े ध्यान से कि क्या होता है। अब ये जो लोड लगा है ना, ये लोड भी अपने आप में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, हम लोग बहुत डिटेल से इस पे देखने वाले हैं बड़े आराम से। अभी तो मैं सोच बना रहा हूं कि हमें सोचना शुरुआत से क्या क्या है। 0 to हीरो है, तो 0 से बिल्कुल स्टार्ट किया हूं और हीरो हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरी बात हमें थोड़ा सा और समझ में आना चाहिए कि ऑर्थोट्रोपिक क्या है। बहुत सारे जगह पे एजम्पशंस आते हैं कि ऑर्थोट्रोपिक है, एनाइसोट्रोपिक है। ऑर्थोट्रोपिक क्या है और एनाइसोट्रोपिक क्या है, हम लोग बात करते हैं। आइसोट्रोपिक जो नहीं होता है उसको बोल देते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो सबसे पहले हम लोग एनाइसोट्रोपिक देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉडीज है इस तरीके से, इस पॉइंट पे अगर मैं आऊं एनाइसोट्रोपिक, तो इधर जाऊं तो प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज है। मान लीजिए यहां पे K है, इधर जाऊं तो यहां पे क्या है, K1 है, इधर जाऊं इस सेम डिस्टेंस पे तो क्या है, K2 है, इधर जाऊं तो K3 है, इधर जाऊं तो K4 है, इधर जाऊं तो K5 है। इस तरीके से चेंज है, दैट इज एन आइसोट्रोपिक। इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। मतलब आइसोट्रोपिक नहीं है गुरु, नहीं है। इसका मतलब होमोजीनस और नॉट आइसोट्रोपिक का मतलब, यहां पे एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, कहीं पे चले जाएं
तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मॉलिक्यूलर का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नेचर जो है उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसी का एक स्पेशल केस है ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सिर्फ और सिर्फ वो परपेंडिकुलरली बात करना चाह रहा है। मान लीजिए यहां पे G1 है, यहां पे G2 है और यहां पे G3 है। देखो सारे के सारे ये तो वही केस हो गए, ये वाले केस हो गए। देखो ये वाले उंगली से देखो, इस तरह से देखो, ये वाले पेन जो है, पेन से ये वाले क्या है 90 डिग्री पे है, इससे ये क्या है 90 डिग्री से है, ये इससे क्या है 90 डिग्री पे है। मतलब सारे के सारे जो एंगल है एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। दिस इज द स्पेशल टाइप है 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रॉपिक। दिस इज नोन एज ऑर्थोट्रॉपिक। क्या है ऑर्थोट्रॉपिक। अब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि होमोजीनस के साथ साथ ऑर्थोट्रॉपिक हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते हैं। यहां से देखिएगा, मान लीजिए एक बॉडीज ये है, यहां से अगर मैं देखना चाहूं ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या है सेम है। और भी कोई मॉलिक्यूल ले लो, ये तीनों मॉलिक्यूल क्या है सेम है। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है एक ही जैसा है, दैट इज होमोजीनस हो गया। और यहां से हम लोग जाएं तो ये, यहां से जाएं तो ये, यहां से जाएं तो ये, मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। यहां से आए तो E1 है और ये E2 है, और यहां से ये आए E3 है। यहां से आए E1 है और यहां से आए तो E2 है, इधर से इधर जाए तो E3 है। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस प्लस ऑर्थोट्रॉपिक। क्या है होमोजीनियस प्लस ऑर्थोट्रॉपिक। अब ऐसा भी हो सकता है का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में होमोजीनियस प्लस नॉट ऑर्थोट्रॉपिक। अब बड़े ध्यान से देखना ये लास्ट के कि कोई बॉडीज हैं होमोजीनियस तो हैं लेकिन ऑर्थोट्रॉपिक नहीं। मतलब ये वाला G1 है तो इधर गए तो G2 हो गए और इधर गए तो ये G2 हो गया। ऑर्थोट्रॉपिक तो नहीं है। ऑर्थोट्रॉपिक में देखिए पोजीशन कैसा था, इधर गए तो G1, इधर गए तो G2, इधर गए तो G3, और यहां पे देखिए G2 और G2, मतलब दो डायरेक्शन में G2 G2 हो रहा है, एक डायरेक्शन में G1 हो रहा है। क्या हो रहा है, G1 हो रहा है। यहां से देखिएगा तो इधर भी G1 और इधर गए तो G2 और इधर गए तो G2। मतलब मैं समझा रहा हूं केस लेकर के कि ऐसा हो सकता है G2। मुझे जो सोम में जनरली पढ़ना है, ये वाले मॉलिक्यूल को सोच करके हम लोग सोम में क्या पढ़ते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं कि ये है होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका नाम लिख दूं, होमोजीनियस प्लस नॉट ऑर्थोट्रॉपिक। क्या है, होमोजीनियस प्लस नॉट ऑर्थोट्रॉपिक। दिस इज द कंडीशन। अभी कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि सोम में हम लोग करते क्या क्या हैं। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जो बात करते हैं हम लोग उस मटेरियल के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम लोग बात जो करते हैं किसी भी चीज के लिए कि इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, हम लोग ये बात करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जान रहे हैं, देख रहे हैं। बेसिक सा है, छोटे छोटे टुकड़े में है आज का टॉपिक। कल से एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल ही पंक्चुअल तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो अभी ये सब बातें यूज होते हैं, तो जहां पे आए उसके पहले ही, हमें स्टार्ट करने से पहले ही अगर समझ में आ जाए कि सोम में क्या हम लोग मान के चलते हैं, इलास्टिक मान के चलते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मान के चलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज होता है, इसका मतलब डिफॉर्मेशन होना तय है, नहीं हो रहा है
तो फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे हम लोग सोम का एनालिसिस कर नहीं पाते हैं, तो वो तो मैकेनिक्स का पार्ट है, तो डिफॉर्मेबल तो बॉडीज होने ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब एक और टॉपिक जो छोटा सा है, समझने के लिए बहुत जबरदस्त है, कि इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो, मैं तो अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के अप टू द हाई लेवल, ईएस तक हमें जाना है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। हमें ईएस लेवल तक जाना है, गेट लेवल का क्वेश्चन सारे के सारे करना है, मैं तो ये जानता हूं। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, कोई डाउट कहीं से कुछ भी होना नहीं है भाई। ध्यान से देखिएगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का जो बेसिक है वो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। मैं समझाया था अभी कि इक्विलिब्रियम क्या है, कि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो रहे, स्टैटिक रहे, इस तरीके का कंडीशन है इक्विलिब्रियम। 3 तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। एक को बोलते हैं इस तरीके से, मैं 3 फिगर बनाता हूं। एक कोई अर्थ के ऊपर बॉल है, तीसरा कोई बॉल उल्टा है, इस तरीके से, ठीक है। एक बॉल ये कटोरा टाइप पे देख लीजिए, और यहां पे एक गेंद मैंने रख दिया है, बॉल रख दिया है, और इस बॉल को मैंने धक्का दे दिया है, तो वो यहां तक जा रहा है, फिर ये यहां तक जा रहा है, मैं फोर्स दग लगाया, यहां जाएगा, फिर यहां से फिर एनर्जी लेगा ऊपर, इस तरीके से करता रहेगा। ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरे टाइप के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। होता क्या है, मान लीजिए एक बॉल है, इस तरीके से मैंने पुश कर दिया, दूसरा बॉल, ये बॉल यहां पे लोकेट हो गया, रिलोकेट होकर के यहां पे भी नेट फोर्स इसके पास क्या है, जीरो। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा जो होता है अनस्टेबल। अगर बॉल बिल्कुल इस कॉर्नर, इस टॉप पे, अपेक्स पे स्टेबल है तब तो ठीक है। अगर मैंने जहां थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया तो ये बॉल या तो इधर की तरफ, या तो डिस्टर्ब किया तो ये मतलब घूम करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 3 तरीके का इक्विलिब्रियम है। जनरली जो हम लोग सोम में लेते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को मान करके चलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है अभी समझ में आएगा, कि सोम में जनरली हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही एज्यूम करते हैं, अभी बात करते हैं। इसको और तरीके से हम लोग देखें कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये डिफॉर्म करके ये इस तरीके से, मान लीजिए, रुक जाइए, ये डिफॉर्म करके इस तरीके से हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं लोड हटाऊं तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। मैंने फोर्स लगाया तो ये थोड़े से इस तरीके से हुए, और मैं छोड़ा तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। इलास्टिक जो वर्ड है वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था। एक तरीके से देखेंगे कि जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं लोड बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं। जब मैं यहां पे जाकर के लोड को अनलोड कर लूंगा तो ये मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस रिकवर कर जाएंगे। यही तो हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसे ही प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब ये तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, इसका बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग बात करेंगे सोम में, स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग बात करेंगे कि क्या है, जब अंदर पढ़ेंगे तो सोम ही पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अब मैंने फोर्स लगाया इस तरीके से, कोई बॉडीज था, इसके ऊपर फोर्स मैंने लगाया,
पहले डिफॉर्मेशन हुआ, और मैंने फोर्स लगाया और डिफॉर्मेशन हुआ, और फोर्स लगाए और डिफॉर्मेशन हुआ। जब मैं छोड़ा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे गया ही नहीं, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं गया, मतलब ये इधर और इधर और इधर और इधर जाकर के वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आवाज जा रही है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सोम जो डील करता है वो किसके साथ, ये वाला इक्विलिब्रियम को क्या लेता है, सोम एनालिसिस करता है। किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनालिसिस करता है। सोम किसके लिए करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए करता है, ना तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए करता है, ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए करता है। ये किसके लिए करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं इसमें और डिटेल में जाता हूं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर जाऊंगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है कि जो हम लोग देखते हैं 2D कंडीशन में, 3D कंडीशन में देखते हैं कि क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा। समझिएगा, इसमें कुछ वर्ड आएंगे, इसमें कुछ अलग अलग टर्म आएंगे, उसको हम लोग को देखना है। हालांकि ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये रिजिड इक्विलिब्रियम के लिए बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को मुझे समझना है ढंग से, तो मैं उस पर बातें करना स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ टर्म आएंगे कोलिनियर, कुछ टर्म आएंगे कंकरेंट, कुछ टर्म आएंगे पैरेलल, फिर हम लोग इस पे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं 2D कंडीशन के लिए, फर्स्ट हम लोग कोलिनियर देख रहे हैं। कोलिनियर नाम ही है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में फोर्स लगे हुए हैं, ऐसे फोर्स को, एक्टिंग फोर्स को हम लोग बोल देते हैं कोलिनियर। को का मतलब एक ही, जैसे को एजुकेटेड है, मतलब एक ही सिस्टम में गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, को एजुकेटेड। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में दोनों अलग तरीके का फोर्स हो सकते हैं, एक ही साथ का फोर्स टाइप के फोर्स हो सकते हैं, ये एक ही लाइन में अगर अवेलेबल है तो हम लोग बोल देते हैं कोलिनियर। जैसे ध्यान से देखिए, कोई बॉडीज हैं, इस लाइन, एक लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं तो दैट इज F1, इधर की तरफ अगर मैं फोर्स देखूं दैट इज F2, और यहां पे देखूं फोर्स दैट इज F3। एक ही लाइन में है तो यहां पे इस बॉडी के ऊपर में कोई और फोर्स नहीं लगे हुए, ना तो वाई डायरेक्शन में लगा हुआ। देखो डायरेक्शन तो समझ में आता है ना कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। मैंने इसी लाइन को एक्स डायरेक्शन मान लिया और इसके परपेंडिकुलर लाइन को मैंने वाई डायरेक्शन मान लिया। तो एक ही लाइन पे जो फोर्स लगे हुए हैं, तो इक्वेशंस क्या है, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो इसका समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है तो एक ही इक्वेशंस वैलिड है, कहानी खत्म, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंकरेंट है। क्या है, RRENT, कंकरेंट है। क्या बोलते हैं, कंकरेंट एट अ प्लेन, एक ही प्लेन में। कंकरेंट क्या है कि जैसे एक बॉडीज लगे हुए हैं, बने हुए हैं, और इस सिस्टम पे हम लोग देखते हैं इस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, एक फोर्स इधर लग रहा है F4। ठीक है,
F1, F2, F3, F4, यहां पे क्या है? अब देखो, इसको अगर एक्स एक्सिस लेते हो तो इसके परपेंडिकुलर क्या लेने होंगे? वाई एक्सिस। मतलब दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगे हुए हैं, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो दो डायरेक्शन में है, कनकरेंट है, दो डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? 90 डिग्री पे है। तो F1 और F2 वाला डायरेक्शन क्या होगा? ये मान लीजिए x डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्ट x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होगा? y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स क्या होने चाहिए? 0। x डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स क्या होने चाहिए? 0। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितने हुए? Fx और Fy। तो कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और नंबर ऑफ अननोन क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीसरा जो वर्ड है, तीसरा पैरेलल। अब पैरेलल क्या है? पैरेलल वर्ड का मतलब कि वो कभी भी आपस में मिल ही नहीं रहा है। जैसे रेल का पटरी जो होता है पैरेलल होता है। मान लीजिए एक बॉडी है, एक फोर्स हमने इधर लगाया F1, दूसरा फोर्स ये लगाया F2। हो सकता है F1 और यहां से कोई इधर जा रहा है, दैट इज F3, और यहां से कोई इधर जा रहा है, दैट इज F4। F1, F2, F3, F4 कुछ भी, ये भी क्या है? पैरेलल एंड अपोजिट है। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है? पैरेलल एंड अपोजिट है। और ये क्या है? पैरेलल एंड अपोजिट है। लेकिन ये वाला और ये वाला F3 एंड F4 क्या है? पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन में। और F1, F2 क्या है? पैरेलल और सेम डायरेक्शन में। ये सब क्यों बात कर रहा हूं अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक कपल और मोमेंट का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कपल एंड मोमेंट। मोमेंट और कपल में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। अब यहां से क्या है? अब यहां से मोमेंट कपल का क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझना। कपल जो होता है, दो पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन में कपलिंग ऑफ फोर्स लगते हैं। तो इस दोनों के बीच में अगर कोई बात करना होगा तो यहां से मोमेंट आना स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखूं तो समेशन ऑफ एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है? 0, और एम एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ एम एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ एम एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में और समेशन ऑफ एम एक्स डायरेक्शन में। एक्स मत लो, इसको इस डायरेक्शन में ले लो तो एम जेड बोल दो तो ज्यादा सही है। समेशन ऑफ एम जेड ज्यादा सही है, क्योंकि ये वाला इस तरीके से मुड़ेगा तो मोमेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन मोमेंट कैसे जाएगा? ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए एम जेड इज इक्वल टू 0, मतलब नेट मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। मुझे ये सब बातों में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फोर्स के कारण मान लीजिए ये फोर्स लग रहे हैं, ये एफ फोर्स लग रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस Ly2 है और ये डिस्टेंस Ly2 है। अगर मैं इसके ऊपर मोमेंट निकालना चाहूंगा, मोमेंट एट द रेट ऑफ ओ पे मैं मोमेंट निकालना चाहूंगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू L/2, और इसका डायरेक्शन क्या है? देखो हम लोग यहीं से समझना स्टार्ट करेंगे। मोमेंट निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इसको देखेंगे तो डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहां से अगर मैं यहां देखूंगा, यहां से यहां देखूंगा तो ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक। ऑब्वियसली मैं एक तरफ से जा रहा हूं और मुझे कोई और उसी तरफ से धक्का दे दिया तो मेरा एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेरा इंपैक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, दोनों का समेशन होगा, दैट इज मोमेंट। तो यहां से देखेंगे F इंटू Ly2 प्लस F इंटू Ly2, दैट इज F इंटू L। दिस इज द क्या? कपल। कपल के लिए दो फोर्स जरूरी है। कपलिंग के लिए दो फोर्स जरूरी है। दोनों फोर्स पैरेलल होना चाहिए। दोनों फोर्स पैरेलल होना चाहिए।
और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दो फोर्स पैरेलल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में होता तो मोमेंट जनरेट ही नहीं करता। वजह क्या है मैं देखिएगा, एक फोर्स इधर, चलिए ऊपर की तरफ लेते हैं आज, और यहां से एक पॉइंट पे इधर, एक पॉइंट पे इधर, एफ ये सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल में है। यहां पे Ly2 और Ly2, अब देखना, फील करना, इसको फील करना है भाई, इसको इधर उधर नहीं करना है, समझिएगा। यहां से F1 और यहां से F1, ये वाले मोमेंट इसको फोर्स कैसे जनरेट करेगा, देखो कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा। अरे भैया, मैं ऐसे घूम रहा हूं और कोई मुझे ऐसे घुमा रहा है और दोनों का इंपैक्ट सेम है, तो मैं घूम ही नहीं पाऊंगा, मैं जीरो रहूंगा। तो मेरे ऊपर नेट मोमेंट कितना लगा, जीरो। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है, ये रिएक्शन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे नेट फोर्स जीरो नहीं करना होगा, मैं ये देखूंगा कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे वाले को मैं ऐड करूंगा और जो अगेंस्ट में घूमेगा उसको मैं माइनस करूंगा, कहानी खत्म करूंगा। तो मुझे सोच यहीं से बनाना है कि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो यहां से देखो, ओ पे मोमेंट एट द रेट ओ, देखोगे इस फोर्स का क्या होगा, F इंटू Ly2, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, प्लस F इंटू Ly2, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। अब देखो, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, इसका मतलब ये वाला का अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, मान लीजिए पॉजिटिव ले लिया, तो ये वाले को क्या लूंगा मैं, निगेटिव F इंटू Ly2, समेशन क्या होगा, जीरो। तो मोमेंट जनरेट करेगा ही नहीं। मतलब कपल को, कपलिंग के थ्रू जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, उसके लिए दो फोर्स जरूरी है मेरे भाई, और दोनों फोर्स पैरेलल में होना जरूरी है, और दोनों फोर्स का समेशन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय करेगा। अब कंडीशन नंबर इसको और देखिएगा, मान लीजिए F1 था और इसको मैं दे दूं F2, तो कहां जीरो होगा। तो इसीलिए जो दो फोर्स का समेशन होगा कपल में, वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए, तभी मोमेंट जनरेट करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, बॉडी को अनस्टेबल करेगा। हम अनस्टेबल के लिए काम ही नहीं करते हैं सोम में, हम स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। क्लियर है? तो ये है। नेक्स्ट क्या है, जनरल इक्वेशन में लिखता हूं, टू डायमेंशनल का जनरल इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई क्यों मैं बातें कर रहा हूं। तो मोमेंट और कपल, अभी और सब बातें समझाएंगे हम लोग, बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या है। अब कोई जनरल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए जनरल कोई बॉडीज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा दिया, कोई इधर से फोर्स लगा दिया F1, इधर से कोई फोर्स लगा दिया F2, इधर से कोई फोर्स लगा दिया F3, इधर से कोई फोर्स लगा दिया F4, और बीच में कोई मोमेंट जनरेट कर दिया है, इस डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट कर दिया है। इस जनरल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, देखो F1 x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, मतलब समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो समेशन ऑफ Fx जीरो होना चाहिए। अब मैं y डायरेक्शन में देखूंगा, मान लीजिए इसको x बोला तो इसको y, अगर इसको x बोला तो इसको y, तो समेशन ऑफ y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और नेट मोमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ m जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक ही मोमेंट है तो नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कोई फोर्स हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, Fn लगाएंगे, जो इसको इस तरीके से घुमाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये सारे के सारे बातें जो हम लोगों ने किया है, ये टू डायमेंशनल कैटेगरीज के लिए किया है। किसके लिए, टू डायमेंशनल कैटेगरीज के लिए। अगर थ्री डायमेंशनल में होगा तो एक एक z और ऐड हो जाएगा, समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy एंड समेशन ऑफ m, और समेशन ऑफ Fz इज इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज द थ्री डायमेंशनल इक्वेशन। और समेशन ऑफ m के जगह पे क्या होगा, समेशन ऑफ mx इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ my इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ
mz इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 5 1 6। तो अगर 3D इक्वेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, 3D इक्वेशन है तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? 6। अगर 3 डायमेंशनल है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? 6। समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fy0, समेशन ऑफ fz0, mx0, my0, mz0, दैट इज 6। अगर 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो z वाला सारा के सारा टर्म को हटा दीजिए, ये वाला हटाइए, ये वाला हटाइए, ये वाला हटाइए, 3 ही इक्वेशंस बनेंगे। कितने इंडिपेंडेंट क्या है? 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हुए बचे? एक मोमेंट हो सकता है, किसी एक डायरेक्शन में डाल दो। 2 डायमेंशनल है तो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है, मोशन हो सकता है, मोमेंट हो सकता है। तो इसलिए अगर 2 डायमेंशनल है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 और 3 डायमेंशनल है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 6। वो हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके किस एक कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे, 3 कैसे होंगे, मोमेंट कैसे आएंगे, सब बातें हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे आज बढ़ता हूं। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि मोमेंट, ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे टर्म बताऊंगा। जब स्ट्रेस पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस बताऊंगा। समझिएगा कि स्ट्रेस क्या है, प्रेशर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं मोमेंट और कपल का क्या डिफरेंस है। ऐसे ही मैं बताऊंगा न्यूट्रल एक्सिस क्या है और सीजी क्या है, सीजी का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है। ये सब बातें हम लोग बहुत डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं और बताता हूं, बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे जब टॉर्क, जब मोमेंट, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कपल क्या है और मोमेंट क्या है। थोड़ा सा बात करते हैं मोमेंट के लिए। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर ही लेते हैं, इतना बात किए हैं ना, थोड़ा सा तो समझ ही लिए हैं अभी कपल, तो हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा समझते हैं कि कपल क्या है। मोमेंट और कपल, ध्यान से देखिएगा। मोमेंट, ये सब जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूं कपल, और हमें पहचानना आना चाहिए कि यहां पे मोमेंट क्या लग रहा है, कपल क्या लग रहा है। मोमेंट के बारे में बोला जाता है कि ये फिक्स्ड वेक्टर है। इसके बारे में बोला जाता है क्या? फिक्स्ड वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर है। वजह क्या है कि ये एप्लीकेशन ऑफ यूनिक पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑन यूनिक पॉइंट है। वजह क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या है। मान लीजिए एक बीम मैंने लिया और फोर्स मैंने P डाला, तो यहां पे जो मोमेंट आने वाला है इसके लिए, ये वाला मोमेंट कैसा जनरेट करेगा? ऐसा। यहां पे नेट मोमेंट कौन करना चाहिए तो क्या होगा? मोमेंट ऐसा। मतलब ये मोमेंट को मुझे रिएक्शन करना होगा तो मोमेंट मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा। तो ये वाले लोड इंटू एल, P इंटू एल, और यहां पे नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। तो एक मोमेंट क्या मैंने लगाया? ये लगाया। दिस इज द मोमेंट, और इसको बोला जाता है फ्री वेक्टर। कैसे है वो हम बात करेंगे। फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है F1 और F1, यहां से पॉइंट A है और ये पॉइंट मान लीजिए B है, A पॉइंट A और ये B, या इसको ऐसे देख लो, कहीं से भी देख लो, यहां से डिस्टेंस अगर इसका D1 है और कोई भी B पॉइंट ले लो, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? D2 है, D1 है, D2 है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है दैट इज D है। मान लीजिए अगर मैं मोमेंट एट द रेट ऑफ A अगर मैं लेता हूं तो बड़े ध्यान से देखना कि क्या होगा। ये वाला मोमेंट ऐसे, ये वाला मोमेंट ऐसे, ऐसे वैसे नहीं समझ में आ रहा। देखना, ये वाला मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये वाला एंटी क्लॉक ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉक की क्लॉक क्लॉक, और ये वाला कैसे? एंटी क्लॉक, ये वाला क्लॉक, ये वाला एंटी क्लॉक। इसका मतलब क्या होगा? देखिएगा, F1 इंटू D1 माइनस F इंटू
D2। ठीक है। और बी पॉइंट से अगर मैं देखता हूं, बी पॉइंट पे अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस ले लो, यहीं से ले लो, एक ही जगह से ले लो। ये D2 है और ये D1 है, तो यहां पे अगर देखोगे इस तरीके से तो D1 F1 इंटू D2 इस तरीके से आप देख सकते हो। और कोई भी पॉइंट से देख लो, एक और पॉइंट से यहां से देखना चाहते हो तो भी निकालोगे। यहां से अगर कोई बी पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहां से ये लेंथ मान लीजिए L है और यहां से लेंथ मान लीजिए L2 है। तो अगर मैं मोमेंट एट द रेट ऑफ बी निकालना चाह रहा हूं तो देखो क्या होगा, F1 इंटू L माइनस F इंटू L2। L माइनस L2 इज इक्वल टू D और D2 माइनस D2, D1 माइनस D2 इज इक्वल टू D। तो यहां से भी क्या हो गया, F इंटू F1 F2 एक ही साथ ले लो ना, F1 मैंने बोला ही था अभी। तो ये क्या होगा, F इंटू D और यहां से क्या होगा, F इंटू D। मतलब क्या है कि अगर आप कपल निकाल रहे हो तो किसी भी पॉइंट से आप निकालो, किसी भी पॉइंट से निकालो, वैल्यू जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन अगर कोई फोर्स है, मान लीजिए एक फोर्स है, ये पॉइंट A है और इधर की डायरेक्शन में B पॉइंट है, यहां पे डिस्टेंस L1 है, यहां पे डिस्टेंस L2 है और ये फोर्स है। अगर मैं मोमेंट एट द रेट ऑफ A निकालना चाहूं तो F इंटू L1 होगा और मोमेंट एट द रेट ऑफ B निकालना चाहूं तो F इंटू L2 होगा। F1 का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। F इंटू L2 का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो देखो अंतर है कि नहीं। यहां पे आप कैसे भी निकाले क्या होगा, चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज द फिक्सिटी। फिक्सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओपन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इसका जो होगा कपल का एग्जाम्पल जो जनरली होता है वो जब कार चलाते हो तो कार का जब स्टेयरिंग पकड़ते हो तो उसके बीच में जनरली कपल लगते हैं, ठीक है। और जब टैप को जब ऑन ओपन करते हो, जो टैप ऐसे रहता है, ऐसे मान लीजिए फंसा है और इसको मैं ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाता हूं, दिस इज द ऑल्सो नोन एज कपल। दिस इज ऑल्सो नोन एज कपल। मोमेंट जो होगा हमेशा सिंगल फोर्स ही रहेंगे, डबल फोर्स नहीं रहेगा। कपल में हमेशा डबल फोर्स रहेगा। बाकी तो अभी स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी स्ट्रेस पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं कि क्या है। शुरुआत के लेक्चर हो सकता है अभी धीमा लग रहा होगा, लेकिन समझने के लिए, सोचने के लिए जरूरी है इन सब बातों को। क्योंकि बाद में अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आते थे बीटेक कर करके, पूछते थे होमोजीनियस क्या होता है, नहीं पता सर। ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, नहीं पता सर। सोम किसके लिए वैलिड है, नहीं पता सर। लेकिन सोम का स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया हम लोग को बोल दिया जाता है। अब लोड होता है कि रेसिस्टिंग फोर्स होता है, क्या होता है, कैसे होता है, रेसिस्टिंग फोर्स को लोड के बराबर क्यों लेते हैं, ये सारे कंडीशन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है, जब मैं स्ट्रेस पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं प्रेशर और स्ट्रेस का कंपैरिजन करूंगा, डिफरेंस वहां पे पता चलेगा कि क्या है। क्लियर है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मूथ कर सकता है आगे के टॉपिक को, ठीक है। तो नॉलेजेबल के नाम पे अभी नेक्स्ट लेक्चर से नॉलेजेबल स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, एक एक चीज समझते चले जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छे तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब वो चीजें को देखिएगा ध्यान से कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर अब बिल्कुल सोम स्टार्ट हो गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ही हम लोग काफी प्रैक्टिस के साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, ताकि कोई क्वेश्चन आपके लिए नया ना लगे। हालांकि इसमें यह कहना थोड़ा सा बेईमानी होगा कि नया इसमें बहुत ज्यादा लगता है, नया आपको लग सकता है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर हमारे लिए वो नया नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट का खेल है। देखो इस टॉपिक को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
इसमें प्रैक्टिस 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 ही चलेंगे। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा। जो बंदा न्यूमेरिकल इसमें कम कराता है, समझ लो वो थोड़े से बेईमानी कर जाता है अपने चीजों से। 60-70 घंटे में जो भी पढ़ा रहा हो, इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, नहीं करवा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा, क्योंकि लेंदी टॉपिक है, अच्छे खासे लेंदी हैं ये सोम। और इसका यूज BMDSFD का काफी यूज होता है। कहां पे? हम लोग का वहां पे स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर एनालिसिस में। क्लियर है? तो शुरुआत हो गया है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जरूर फीडबैक अपना दीजिए कि कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, और वहीं पे मिलते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर करें यार, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग से मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा सा आज शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने थोड़े छोटे छोटे चीज को पकड़ करके एक्सप्लेनेशन किया है, और मजा आने वाला है। गो अहेड, थैंक यू सो मच।